हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 71 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 72 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पद 53,749 है। शायद ही आपको इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा भविष्य में कभी देखने को मिले। इसलिए दोस्तों, आपको रोजाना मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने पिछले 71 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें 72 नंबर का मॉडल पेपर। ये देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसी पर आधारित अपना मॉडल पेपर है। दोस्तों देखिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। और मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल, जिसमें दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो करवाए जाते हैं, तो मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल से भी जरूर जुड़े, ताकि करंट अफेयर से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं हो। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? बताइए, इनमें से सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? देखिए, श्री गंगानगर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो है दोस्तों 179। कितना है? 179। ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। पाली जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो है दोस्तों 164, 164। चूरू जिले का जनसंख्या घनत्व है वो है 148 और जालोर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो 172 है। अब देखिए, इनमें से जनसंख्या घनत्व न्यूनतम किसका है? चूरू का है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994 में राज्य सड़क नीति की घोषणा है वो की गई। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान का कुल वनावरण क्षेत्र है। ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों कितना है? तो यह है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। 16,548.21 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान के कुल वनावरण क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, ये ISFR मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये पूछा गया है। राजस्थान का कुल वनावरण 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए, कौन सा कथन सत्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। 4 कथन दे रखे हैं, चारों में से अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है। पहला कथन देखिए, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, यहाँ पर दक्षिणी भाग में फोस्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। फोस्फेटिक सेल है वो नहीं आएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसमें जो दक्षिणी भाग में यानी कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और कायांतरित सेलों के अवसरण से दोस्तों मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, फास्फेटिक सेलों के शरण से नहीं। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? बताइए, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? तो ये एकाधिकार स्थापित हुआ था दोस्तों 1869 ईस्वी में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1869 ईस्वी में। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नांकित में से किस जिले में साबरमती यानी कि वाक्कल नदी बेसिन का विस्तार है?
भाई साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? उदयपुर से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर उदयपुर। नेक्स्ट है, आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, शिवपुर घाट, सुराघाट और देबारी है। शिवपुर घाट, सुराघाट और देबारी है, ये क्या है? ये दर्रे हैं। कहाँ के दर्रे हैं? तो दोस्तों ये अरावली के दर्रे हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अरावली के दर्रे हैं ये। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? बताइए मध्य प्रदेश से कौन से जिले की सीमा लगती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झालावाड़। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झालावाड़। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में जाना जाता है? झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों झालावाड़ के सूर्य मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? बताइए राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो देखिए ये जो नर्मदा नहर परियोजना है, इसकी कुल लंबाई दोस्तों 532 किलोमीटर है। कितनी है? 532 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर। ठीक है। और राजस्थान में दोस्तों बाड़मेर और जालोर जिले इससे लाभान्वित होते हैं और फुहारा सिंचाई पद्धति इसके लिए अनिवार्य लागू की गई है। और दोस्तों कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये 0.50 MAF। अब ये MAF क्या होता है? तो दोस्तों ये मिलियन एकड़ फीट होता है। ठीक है, 0.50 मिलियन एकड़ फीट हिस्सा है वो प्राप्त होता है दोस्तों नर्मदा नदी का। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल राहत कोष राजस्थान में योगदान देने पर योगदानकर्ता को आयकर अधिनियम के तहत कर में कितने प्रतिशत की छूट है? राज्यपाल राहत कोष राजस्थान में योगदान देने पर योगदानकर्ता को आयकर अधिनियम के तहत कर देने में कितने प्रतिशत की छूट है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें 50% की छूट है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों चिन्हित करना है, यहाँ पर देखिए जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना बिल्कुल सही है, भूजल स्तर को बढ़ाना ये भी बिल्कुल सही है, फसल पद्धति में बदलाव ये भी बिल्कुल सही है। तो सही कोड का चयन करना है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 इसमें तीनों ही सही है। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में सन 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? तो सबसे कम तो रही दोस्तों 10% गंगानगर में, और सर्वाधिक रही थी बाड़मेर में 32.5। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को नीचे के 3 जिलों के नाम है वो अवश्य याद रखने। एक तो है पाली, एक झुंझुनू और एक गंगानगर। पाली जिले की जो दशकीय वृद्धि दर है वो है दोस्तों 11.94। ठीक है, 11.94%। झुंझुनू की जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 11.67%। और गंगानगर जिले की है दोस्तों 10.04%। ये आपको इसमें याद रखना है, ये दशकीय वृद्धि दर है। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किसमें है? गंगानगर में, फिर उसके बाद में उससे थोड़ी सी ज्यादा है झुंझुनू में, फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा है पाली में। तो ये आपको 3 जिले है वो याद रखने, गंगानगर, झुंझुनू और पाली। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हवाई अड्डा है, दूसरी तरफ शहर है। देखिए महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। नाल हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों ये जोधपुर है वो इसमें गलत हो जाएगा। कहाँ पर है ये? तो ये गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर में है ये। कोटा हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों ये कोटा में है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित है, नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बताइए कहाँ पर स्थित है ये? तो ये सवाई माधोपुर में है दोस्तों। ठीक है, ये इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, इंदिरा गांधी नहीं कि आप जैसलमेर बाड़मेर ये नाम लिख दो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है
इंदिरा लिफ्ट नहर सिंचाई इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की बात हो रही है, सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों यह प्रारंभ हुआ 1991 में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मरुस्थलीकरण का कारण दोस्तों देखिए नमी की कमी बिल्कुल है, अति पशुचारण ये भी है, नगरीकरण ये भी है, शुष्क कृषि ये दोस्तों मरुस्थलीकरण का कारण है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए एरनपुरा सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। चंद्रावती सिरोही एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सुकड़ी नदी के बाएं किनारे स्थित है। तो दोस्तों पश्चिमी सुकड़ी नदी नहीं, पश्चिमी बनास आएगा यहाँ पे, ठीक है, पश्चिमी बनास नदी के बाएं किनारे पर यह स्थित है। आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। आबू रोड के पास में ही तो है ये चंद्रावती। अगर अपन गुजरात की तरफ चलेंगे तो दोस्तों करीबन आबू रोड से 15 किलोमीटर के आसपास है, मैं गया हुआ हूँ वहां पे, ठीक है। तो ये आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के किनारे पर स्थित है, सही है। शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपने को बताना है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को अपने को चुनना है। तो इसमें 1, 3, 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 यानी कि अपना 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो वो जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों जैसलमेर। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भौतिक स्थलाकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 कथन दे रखे हैं, अपने को सही कथनों का चयन करना है, कूट भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए थार मरुभूमि में बालू का स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पहला कथन है वो अपना इसमें क्या है? मरहो कहलाते हैं, ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा देखिए उत्खात स्थलाकृति बनास बेसिन में पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्खात स्थलाकृति है दोस्तों ये चंबल बेसिन में पाई जाती है, ठीक है, चंबल बेसिन में, तो यहाँ पर दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है। तो दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। और देखिए महान सीमांत भ्रंश अरावली के पश्चिमी भाग के सहारे स्थित है, तो पश्चिमी भाग के नहीं, ये पूर्वी भाग के सहारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही कौन कौन सा है? ए और स सही है, ब और द इसमें क्या है? गलत है। तो सही कथनों का चयन करना है, तो यहाँ पर ए और स सही है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 2 के अंदर दोस्तों राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताइए कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है। कहां पर? बीकानेर में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है। राजस्थान के रियासतों का एकीकरण का आरोही क्रम है, तो वो कौन सा है? आरोही क्रम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एकीकरण की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले टोंक, फिर उदयपुर, फिर जैसलमेर और फिर अजमेर। ये क्रम दोस्तों यहाँ पर अजमेर देखिए सबके लास्ट में हुआ था, ठीक है, एकीकरण में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1, 2, 3, 4 ये क्रम है वो दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1, 2, 3, 4।
आगे देखिए, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों ये ट्रेंच कमीशन है, ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन में शिकायतकर्ताओं की जांच के लिए दोस्तों ट्रेंच कमीशन का है वो गठन किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मेवाड़ पुकार, बताइए मेवाड़ पुकार क्या है? तो दोस्तों मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो तो जो मांग पत्र था एक लिखा गया था उसको कहा गया है दोस्तों मेवाड़ पुकार। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कमला स्वाधीन। कमला स्वाधीन ये भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जयपुर स्थान है वो प्रसिद्ध है दोस्तों बांधो और रंगो कला के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, जैन कवि समय सुंदर की रचना नहीं है। बताइए जैन कवि समय सुंदर की रचना कौन सी नहीं है? यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, देख सकते हैं नल दमयंती चौपाई ये है, सीताराम चौपाई ये भी है, मृगावती रास ये भी है। तो यहाँ पे पद्मिनी चरित चौपाई ये समय जैन कवि समय सुंदर की रचना है वो नहीं है। बाकी 1, 3, 4 है वो है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा ये तो श्रावण महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है मित्रों, तभी आपको अपना स्कोर है वो पता लगेगा। कुछ दिन की बात और है, परीक्षा लग जाएगी। ठीक है, तब तक मेहनत कर लीजिए इस परीक्षा के लिए। 29 नंबर का प्रश्न है, नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वह नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो है दोस्तों गरासिया जनजाति का नृत्य वालर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करौली को अपनी राजधानी है वो दोस्तों धर्मपाल द्वितीय ने बनाया। धर्मपाल द्वितीय ने। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? कूट भाषा में उत्तर देना है दोस्तों। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया गया था? देखिए यहाँ पे काबुल का किया था, बिहार का किया था, बंगाल का किया था, गुजरात का नहीं किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 कूट भाषा में उत्तर देना है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही है। 32 नंबर का प्रश्न है, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा रचित है ये राग चंद्रिका। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? बताइए कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कान का आभूषण इसमें टोटी है। कौन सा? टोटी आभूषण है वो कान का आभूषण है। टीका, बुली और रिमजोल ये तीनों कान के आभूषण नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? और ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सेम टू सेम, कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही बात है। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। इसके कलाकार है वो लच्छीराम है और बंसीलाल खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कथन है वो असत्य है। 35 नंबर का प्रश्न है, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? बताइए, डिग्गी कल्याण जी का मेला नाम तो सुना ही होगा। कहाँ पर पड़ता है?
टोंक जिले के मालपुरा तहसील में। और ये किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों भगवान विष्णु के स्वरूप में मनाया जाता है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है वो कौन थे? तो दोस्तों वल्लभाचार्य है, ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी भी अस्तित्व में है? कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी भी अस्तित्व में है, जहां महाकाव्य, महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियों, जाति, वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कांवड़ बचना। दोस्तों कांवड़ बचना यानी कि वाचन में दोस्तों पुराणों की कहानियों, जाति, वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, स्वामी केशवानंद का जन्म है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हुआ था दोस्तों मंगलूना गांव में। कहाँ पर हुआ था? मंगलूना गांव में ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? तो दोस्तों ये चूरू में की थी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी के पंचपाणी में सम्मिलित नहीं था? बताइए, शेखावाटी के पंचपाणी में सम्मिलित नहीं था तो वो कौन सा नहीं था? देखिए, यहाँ पर बिसाऊ था, ठीक है, मलसीसर था, मंडावा था, लेकिन अल्सीसर नहीं था दोस्तों। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा अल्सीसर। अब देखिए भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की, देखिए मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बात करती है? बताइए, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बात करती है? कौन सी वह है वो उपधारा? तो दोस्तों वो उपधारा है कौन सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपधारा बी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है, तो वो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के पारित कर दिया गया था। संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के पारित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर वोट का अधिकार प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ए और बी दोनों सही है। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है? बताइए कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है? देखिए शोषण का विरुद्ध अधिकार है, बिल्कुल है। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार है, बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये भी है। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी है। तो यहाँ पर ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर संपत्ति का अधिकार F नंबर का है, संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार दोस्तों नहीं है, ठीक है, ये वर्तमान में कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पर इसमें कूट भाषा में उत्तर देना है, तो यहाँ पर ABCDE तक तो क्या है? सही है। F इसमें गलत दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना इसमें?
देखिए ए बी सी डी, केवल ए बी सी डी ई। देखिए 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक है, किसका निर्माण करना है? उद्देश्य एक किसका निर्माण करना है? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो दोस्तों उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे बताइए? तो उनका नाम था दोस्तों, देखिए पहले तो वो मुख्यमंत्री रहे लेकिन दूसरे कार्यकाल में वो उप मुख्यमंत्री रहे, तो उनका नाम था टीकाराम पालीवाल। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टीकाराम पालीवाल। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान यानी कि प्रिंसिपल सीट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान प्रिंसिपल सीट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा नहीं है प्रिंसिपल सीट के अंतर्गत? तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? तो दोस्तों ये 6वीं विधानसभा थी, ठीक है। 6वीं विधानसभा में दोस्तों मध्यावधि चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसी 6वीं विधानसभा में दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या है वो 200 की गई थी 184 से। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? बताइए कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए यहाँ पर वी नारायणन, वी नारायणन, ठीक है, किशनपुरी, वी नारायणन भी दोस्तों राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं। किशनपुरी भी दोस्तों मुख्य सचिव है वो रह चुके हैं। सांवल दास उज्जवल ये भी मुख्य सचिव रह चुके हैं। मेघराज कल्ला नहीं रहे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एबीसी। एबीसी यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? बताइए किसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? दरबारा सिंह की हुई है, ठीक है, श्री निर्मल चंद जैन की भी हुई है, और दोस्तों यहाँ पर श्री शैलेंद्र कुमार सिंह की भी हुई है, यहाँ पर श्री कैलाशपति मिश्र इनकी नहीं हुई दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर भी कोट भाषा में उत्तर देना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। परमाराव एक राज्यपाल हो रहे हैं, इनकी भी दोस्तों मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, दृष्टिकोण अबिंदुकता उत्पन्न होता है जब 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 दोस्तों कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती तब। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जीनोबायोटिक यौगिक का उदाहरण है? कौन सा जीनोबायोटिक यौगिक का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए इसमें जीनोबायोटिक यौगिक का उदाहरण दोस्तों इसमें देखिए DDT है, BHC है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही सभी। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी का कारण है? कौन सा नींद की बीमारी का कारण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नींद की बीमारी का जो कारण है वो है दोस्तों ट्रिपेनोसोमा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है?
कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? तो दोस्तों यानी कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप है वो है दोस्तों ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ओ पॉजिटिव मत कर देना, ओ नेगेटिव है, ठीक है। आगे देखिए, अब अपन भाग 6 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 5 प्रश्न अपन भारतीय करंट अफेयर से संबंधित पढ़ेंगे और अपन 5 प्रश्न है वो राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। मैंने आपको बताया था दोस्तों, मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पर जाके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो महीनों वाइज जरूर देखें, ताकि करंट अफेयर से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, सितंबर 2024 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो दोस्तों बताइए, 56 नंबर का प्रश्न है, सितंबर 2024 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो दोस्तों यहाँ पर आतिशी मारलेना ने ये कार्यभार संभाला था, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा था सितंबर 2024 में, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों रेखा गुप्ता है, बीजेपी की सीएम है, ये आम आदमी की थी, आम आदमी पार्टी की, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिशों को मंजूरी दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिशों को मंजूरी दी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें 58 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो हांगकांग को मिला। किसको? हांगकांग को। तो यहाँ पर इसमें व्यक्ति का नाम है ये। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता रहे, तो दोस्तों कौन रहे? तो दोस्तों ये भारत रहे। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत। 60 नंबर का प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली कितनी महिला कर्मियों को माता यशोदा पुरस्कार दिया गया है? आंगनबाड़ी केंद्रों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली कितनी महिला कर्मियों को माता यशोदा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 महिला कर्मियों को माता यशोदा पुरस्कार दिया गया है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में आयोजित अंत्योदय शिविर सेवा में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स की शुरुआत कब की गई? जयपुर में आयोजित अंत्योदय सेवा शिविर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ये की गई थी कब? तो ये 15 दिसंबर 2024 को दोस्तों इसकी शुरुआत है वो की गई थी। तो यहाँ पर इसका 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 फरवरी 2025 को राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ये किसान सम्मान समारोह है ये कहाँ पर आयोजित किया गया बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जयपुर में आयोजित किया गया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में ये आयोजित किया गया। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से असंगत है, असंगत कौन सा है? करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर रामगढ़ बैराज है ये कूल नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। कुन्नू बैराज है ये कुन्नू नदी पर स्थित है। डोंगरी बांध है ये बनास नदी पर स्थित है। और ये महलपुर बैराज है ये चंबल नदी पर नहीं है। ये कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये पार्वती नदी पर है, पार्वती नदी पर। कहां पर? तो दोस्तों ये बारां जिले में है, बारां जिले में, ठीक है, बारां जिले में। और ये अभी चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान नहर परियोजना है ERCP, उससे संबंधित है ये। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, गोडावन दिवस से मनाया जाता है। गोडावन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया जाता है दोस्तों ये गोडावन दिवस प्रतिवर्ष। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वर्ष 2025 में राजस्थान के पद्म पुरस्कार विजेता है। पद्म पुरस्कार विजेता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए श्री सीन काफ निजाम, श्री बेतुल बेगम, श्री बैजनाथ महाराज, ये तीनों है ये दोस्तों पद्म पुरस्कार विजेता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। अब अपन दोस्तों यहाँ पे भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो बताइए कौन सा कथन फ्लॉपी डिस्क के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ संस्करणों में केवल 1.44 MB ही संग्रहित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। डेटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट प्रोटेक्ट नोच बंद या ढका हुआ हो, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये जरूरी नहीं है बंद या ढका हुआ हो, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से बनी होती है, बिल्कुल सही है। माइलर प्लास्टिक की सतह लोहे ऑक्साइड से लेपित होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो असत्य है। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें वो कुंजी है दोस्तों शिफ्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, शिफ्ट कुंजी का। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रैम। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रैम। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग सिस्टम। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों वो है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग 9 में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। सभी सरकारी पत्र है वो कौन से पुरुष में लिखे जाते हैं, तो दोस्तों ये अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं ये सभी सरकारी पत्र। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। सर्वनाम संबंधी त्रुटि है तो इसमें देखिए तेरे को यह अच्छा नहीं लगता, तो दोस्तों यहाँ पे तेरे को की जगह या तो दोस्तों आएगा तुझे, क्या आएगा तुझे, या आएगा दोस्तों तुम्हें। तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता या तुझे यह अच्छा नहीं लगता, तेरे को, ये सर्वनाम संबंधी शुद्धि है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कृत करते, कृत करते ये सही वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें देखिए ग्रेट्युटी का हिंदी समकक्ष शब्द क्या है। तो दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा ग्रेच्युटी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों अनुतोषिक। क्या बोलते हैं, अनुतोषिक। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ है पुरुषार्थी व्यक्ति की सफलता सरल होती है। पुरुषार्थी व्यक्ति की सफलता सरल होती है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न इसमें देखिए जो मोक्ष चाहता है उसे कहते हैं, जो मोक्ष चाहता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों मुमुक्षु। क्या बोलते हैं, मुमुक्षु। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुमुक्षु। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म है, तो वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक ही सही है, बाकी इसमें 3 गलत है। हिंसा का होता है अहिंसा, प्रतिहिंसा नहीं होता, ठीक है। हास का दोस्तों परिहास नहीं होता, हास का होता है रुदन। क्या होता है, रुदन, ठीक है। मान का दोस्तों अपमान होता है, क्या होता है, अपमान, ये भी गलत हो जाएगा। वादी का दोस्तों प्रतिवादी, ये इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है, पावक है, वेशवानर है, कृषाणु है, यहाँ पे अनिल, अनिल है, ये दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची है, वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन।
आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। धरती, हल्दी, मोर, लोहे और कोकिल। ठीक है, इनमें से तत्सम शब्दों के क्रमाक्षर है, यानी कि तत्सम शब्द अपने को बताना है कि इनमें से कौन कौन से तत्सम शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, धरती, हल्दी और मोर, ये तीनों तो दोस्तों तद्भव शब्द हैं। लोहे और कोकिल, ये दोनों दोस्तों क्या है, तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर द और ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? 4 नंबर ऑप्शन में। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी के मूल के हैं? विदेशी के मूल के दोस्तों शब्द हो जाएंगे इसमें चापलूस, आदमी। ठीक है, तो ये विदेशी मूल शब्द है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वचन के संबंध में कौन सा विकल्प उचित नहीं है? वचन के संबंध में कौन सा विकल्प उचित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें प्राण शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, बिल्कुल सही बात है। भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है, बिल्कुल सही है। समूहवाची संज्ञा शब्द का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है, बिल्कुल सही बात है। आंसू शब्द का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है, आंसू शब्द का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसू शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, एकवचन के रूप में नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? कौन सी क्रिया है वो अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह बिना बात ही हंस रही थी, यानी कि इसमें कर्म नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रोगिणी शब्द है दोस्तों, रोगिणी शब्द है तो ये कौन सा शब्द है? तो दोस्तों ये विशेषण शब्द है दोस्तों। ठीक है, क्या है? विशेषण शब्द। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 84 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप गांव से कब आए, आप गांव से कब आए, तो इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मुंबई शहर, मनुष्य, तो यहाँ पर उदासी, उदासी के अंदर दोस्तों क्या है? भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है, उदास का उदासी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बुहार में बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, बुहार प्लस ई, तो यहाँ पर इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस क्रम में नी उपसर्ग नहीं है? बताइए, नी उपसर्ग कौन से में नहीं है? निबंध में है, नी प्लस बंध, नी प्लस यम और नी प्लस वास। ठीक है, यहाँ पे निर प्लस बल होता है निर्बल में, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों निर उपसर्ग लगा हुआ है, 3 नंबर का ऑप्शन सही। 88 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन से में नहीं है? देखिए, उल्लंघन में है, ठीक है, वागीश में है, और दोस्तों यहाँ पे संसार में है। लेकिन यहाँ पे ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग के अंदर दोस्तों विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, ज्योति फिर विसर्ग फिर प्लस फिर लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 89 नंबर प्रश्न है, घृतोदन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए डबल मात्रा लगी हुई है तो इसमें वर्धी संधि होगी, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा घृत प्लस ओदन, घृत प्लस ओदन। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भोला का विलोम होगा, तो दोस्तों भोला का विलोम क्या हो जाएगा? तो चालाक हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसलेशन, दोस्तों अपने को हिंदी ट्रांसलेशन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रेवलिंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेवलिंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ एजुकेशन। बताइए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ होगा, यात्रा शिक्षा का सबसे रोचक साधन है, यात्रा शिक्षा का सबसे रोचक साधन है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पर देखिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, चूज सुटेबल प्रीपोजिशन इन द गिवन ब्लैंक। दोस्तों प्रीपोजिशन भरना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखिए सी स्टूड द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, बताइए, तो बताइए क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे अमंग द क्राउड आएगा, अमंग द क्राउड। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही, अमंग। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसमें भी प्रीपोजिशन बनना है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिंग आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों बिसाइड्स, क्या आ जाएगा? बिसाइड्स एक्टिंग आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट डिटरमाइनर टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें देखिए इज नाउन अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग, चूज द करेक्ट डिटरमिनर टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें देखिए इज नाउन अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें आएगा, बताइए क्या आएगा? तो इसमें लिटिल आएगा, क्या जाएगा? लिटिल इज नाउन अबाउट। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 96 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। तो इसमें देखिए इंग्लिश है मैनेज्ड, इंग्लिश हैव मैनेज्ड टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशंस, इंग्लिश हैव मैनेज्ड टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें द इंग्लिश आएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें रेजुरेक्ट, रेजुरेक्ट है वो दोस्तों क्या है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो इसमें देखिए आई वाज सरप्राइज्ड दैट, आई वाज सरप्राइज्ड दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टेक्ल्स हैज कॉस्ट मी ₹100। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? तो अपने को ये बताना है कि कौन से पार्ट में अशुद्धि है, ठीक है, कौन से पार्ट में अशुद्धि है। जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो लाइन दे रखी है यही लाइन ऑप्शन में है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे हंड्रेड्स रुपीज। तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, 100 रुपीज। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें अशुद्धि है। आगे देखिए विच सेंटेंस इज इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म। दोस्तों अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है व्हाट टाइम इज द मीटिंग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दैट डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट स्वीट थिंग्स इन डायरेक्ट स्पीच। तो बताइए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर सेड टू मी, ठीक है, तो डॉक्टर दोस्तों एडवाइस देता है, रिक्वेस्ट करता नहीं, एडवाइस देता है। तो यहाँ पर द डॉक्टर एडवाइस मी कौन से ऑप्शन में है? इसमें भी है, इसमें भी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नॉट टू ईट स्वीट थिंग्स, नॉट टू ईट स्वीट थिंग्स, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम।
प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, पेसिव बनाना है इसका, तो इसका पेसिव क्या होगा, इसका पेसिव होगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, इसका पेसिव बनेगा दोस्तों देखिए प्लीज का हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम, सम मोर टाइम, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ही टुक दैट वॉच चेंज टू पेसिव, ही टुक दैट वॉच चेंज टू पेसिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दैट वॉच वाज टेकन बाय हिम, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द प्रिजनर वाई ही हैड बीन टेकन, वाई ही हैड बीन टेकन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डिड नॉट नाउ, डिड नॉट नाउ, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन सेट्स ऑफ ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस, choose the correct form of the verb tense from the given sets of options to fill in the blank space in the sentence, तो यहाँ पर देखिए when we got to the theater the play already, when we got to the theater the play already, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, 2 खाली स्थान भरने हैं, तो यहाँ पे देखिए प्ले, प्ले हैड ऑलरेडी बिगुन आएगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1.15 सेंटीमीटर है। दोस्तों 6 की औसत ऊंचाई कितनी है, 1.15 सेंटीमीटर, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे 6 इंटू 1.15, ठीक है, फिर प्लस कर देना आगे। 8 की औसत ऊंचाई 1.5 सेमी है, तो दोस्तों 8 इंटू 1.5 तथा शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1.11 मीटर है, इंटू शेष छात्र, देखिए 8 तो ये हो गए, सॉरी 8 और 6 ये छात्र हो गए, तो 8 और 6 कितने हो गए 14, पीछे 24 में से 14 गए, तो दोस्तों कितने बचे 10, तो 10 छात्रों की औसत ऊंचाई है कितनी 1.11 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए तो इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों यहां पर देखिए 6 इंटू 1.15 किया तो कितना आ गया, तो ये आ गया दोस्तों 6.90, और 8 इंटू 1.15 किया 1.5 किया तो कितना आ गया, तो दोस्तों ये आ गया 8.40, फिर प्लस 10 इंटू 1.11 करोगे तो कितना आ जाएगा 11.10 बटे कितना 24, इनका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों 26.40 बटे 24, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, भाग दोगे तो 1.10 मीटर आएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, 4 नंबर के ऑप्शन में बिल्कुल सही उत्तर 1.10 मीटर। 107 नंबर का प्रश्न है 11 परिणामों का औसत 50 है, सीधा सा है 11 इंटू 50 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 550। प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, तो यहाँ पे 6 इंटू 49 कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 6 इंटू 49 किया तो 294। अंतिम 6 का औसत 52 है, तो 6 इंटू 52 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 312, ठीक है। तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 294 और 312 को जोड़ के 550 में से घटा दीजिए, तो दोस्तों 294 और 312 कितने होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों 606, और 606 में से 550 गए तो कितने बचे 56, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित यानी कि अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि दोस्तों अगर उसने कोई सामान है वो 100 रुपए में खरीदा है, उसके ऊपर उसने 125 रुपए अंकित कर दिया, लिख दिया, ठीक है,
और ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यानी कि 125 पर वो 10% की छूट देगा, तो यानी कि कितने की छूट देगा? 12.5 रुपए की छूट देगा। तो अभी भी दोस्तों उसको 12.5% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? सीधा सा है भाई। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है इस वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। अब अपने को दोस्तों उसके ऊपर कितना अंकित मूल्य करना होगा कि 50% की छूट देने के बाद अपने को 50% का लाभ भी हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अपने को ऑप्शन के अनुसार ले लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि अपन ने 100 रुपए की वस्तु है, उसके ऊपर अपन ने 300 रुपए लिख दिया, ये अंकित मूल्य कर दिया। अब अपन 300 रुपए के अंदर अपन क्या करेंगे? 50% की छूट दे रहे हैं भाई साहब। तो 50% की छूट देंगे तो यानी कि कितने रुपए की छूट देंगे? 150 की। अब वो बेच रहा कितने में है? 300 की चीज के ऊपर 150 रुपए की छूट दे रहा है, तो दोस्तों 150 रुपए में बेच रहा है। अपने जो वो वस्तु थी वो कितने रुपए की थी? 100 रुपए की। अब अपन अभी भी अपन कितने में बेच रहे हैं? 150 में। तो हुआ कि नहीं हुआ 50% का लाभ? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40 हैं, तो परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सीधा सा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में है 80% और गणित में है 85%। तो अपन को 80 और 85 को जोड़ दीजिए। 80 और 85 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 80 और 85 165, ठीक है। 165 माइनस यहाँ पे 75 करना है, ठीक है। 75 विद्यार्थी दोनों विषयों में दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर 165 माइनस 75 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा? 90, ठीक है। और 100 में से दोस्तों 90 गए तो कितना बचा अपने पास में? 10। तो यहाँ पर 10% विद्यार्थी है वो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। 10% विद्यार्थी है वो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अब 10% बराबर 40 विद्यार्थी है, तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे? 400। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे भुजा बराबर दोस्तों क्या है? ए। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो भुजा स्क्वायर दोस्तों, भुजा स्क्वायर यहाँ पे एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे भुजा है दोस्तों अपने पास में, जैसे मान लीजिए एक है, ठीक है। तो उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो गया? 1.5। तो क्या हो गया? 1.5 हो गया, ठीक है। 50% की वृद्धि कर दी गई तो यहाँ पे 1.5 ए बटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 2.25, 2.25, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो 2.25 है। 2.25 माइनस 1 ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100। तो बस इसको आप काटोगे तो 125% आ जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोई धन राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 हो जाती है। समान दर से वह कितने समय में 3015 हो जाती है? देखिए साधारण ब्याज की दर से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 वर्ष में वो 2613 हो जाती है। 6 वर्ष में वो 2613 हो जाती है, ठीक है।
अब दोस्तों देखिए 5%, सबसे पहले तो दोस्तों अब अपने को यहाँ पे मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दर दे रखी है अपने को 5 और समय दे रखा है 6 वर्ष, और दोस्तों यहाँ पे 2613 है, वो दोस्तों यहाँ पे मिश्र धन दे रखा है। तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा P इंटू 1+1+5 इंटू 6/100 बराबर 2613। ठीक है, तो दोस्तों 56 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर, ठीक है ये P है, P बराबर दोस्तों 100 + 30/100 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 2613। तो यहाँ पर है दोस्तों 130/100 करोगे तो कितना आ जाएगा 13/10। तो 13/10 बराबर 2613। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों पी बराबर कितना आ जाएगा 2010। तो यहाँ पे 2010 है वो दोस्तों मूलधन निकल चुका है, और अब 6 वर्षों का साधारण ब्याज है वो दोस्तों 2613 है। तो सीधा सा हो जाएगा कितने समय में वो 3015 हो जाएगा, तो 10 वर्षों में हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आप निकाल भी सकते हैं वैसे निकालना चाहे तो। आगे देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा। 36/25 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 20% ब्याज दर पर 100 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन है, वो कितना हो जाएगा दोस्तों 100 इंटू 120/100 इंटू 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा। 36/25 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 120 100 इंटू 120 इंटू 120/100 बराबर कितना है 144। भाई 20% दर पर 100 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन दोस्तों कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर 144/100 तो बराबर दोस्तों यहाँ पे 36/25 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे 20% ब्याज दर पर धन है वो ऑप्शन के अनुसार निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि A अनुपात B 7:9 है, B अनुपात C 3:5 है, तो सीधा सा हो जाएगा देखिए A B और C आपको ऐसे ऐसे निकला है। ठीक है, A का अनुपात कितना है 7:9, B और C का कितना है 3:5। तो यहाँ पर 7 21, 9 27 और 9 पंजे 45, बस। तो यहाँ पर 21 27 और 45 आया। ठीक है, तो यहाँ पर कट रहे हैं क्या किसी से? 3 से कट रहे हैं, तो दोस्तों ये 7 बार कटा, ये 9 बार कटा और ये 15 बार कटा। तो यहाँ पे 7 9 15 अनुपात आएगा इसका। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 9 15 कौन से ऑप्शन में? 1 नंबर के ऑप्शन में सही उत्तर। 115 नंबर प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है। समान शेष बचता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 675 में दोस्तों 675 में से 270 घटाओगे तो कितना बचा? तो दोस्तों 405 बता। यानी कि दोस्तों 675 में से 270 घटाओगे तो कितना बचा? 405 बचा। यानी कि समान शेषफल दिया होने पर संख्याओं के अंतर का जो एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका तो ये हो जाएगा 405 और 1215 में से 675 गए तो दोस्तों कितना बचा? तो ये बचा दोस्तों 540। ठीक है, और दोस्तों 1215 में से 270 गए, 1215 में से 270 गए तो कितना बचा? तो दोस्तों ये 945 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 405, 540 और 945 का दोस्तों एचसीएफ कितना होगा? तो दोस्तों इसका एचसीएफ हो जाएगा 135। ठीक है, कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 6, 8 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4, 6, 8 और 20 का एलसीएम आप निकालोगे तो दोस्तों इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा, तो दोस्तों 3600 आएगा राइट आंसर। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद भी 54,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 में बांटा गया तो बी व्यापार में आरंभ कितने माह बाद साझेदार बना। भाई यहाँ पर एक की पूंजी है वो दोस्तों यहाँ पर 45,000 है, ठीक है। समय दोस्तों यहाँ पर 12 माह हो जाएगा, ठीक है। तो 45 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 45 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 5,40,000, ठीक है। अब बी 54,000 रुपए लगाए उसने, ठीक है। तो 54,000 एक्स लिख सकते हैं इसको अपन, 54,000 एक्स, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका अनुपात निकालना है। लाभ अनुपात दे रखा है यहाँ पे क्या कि 2:1 का दे रखा है, तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 5,40,000, 5,40,000 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों 2,70,000, 2,70,000 आ जाएगा। अब दोस्तों 2,70,000 में दोस्तों आप क्या करोगे, 54,000 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 माह है। तो यहाँ पर इसमें 5 माह व्यापार में दोस्तों रहा, यानी कि 7 माह बाद वो साझेदार बना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 7 माह बाद साझेदार बना। यदि 7 पोछों के साथ 7 नौकरियां 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती है, तो 3 नौकरानियों को 3 मंजिलों को 3 पोछे से साफ करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, तो दोस्तों वही 7 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 119 नंबर का प्रश्न है। एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8:30 पर चलकर वहां से 300 किलोमीटर दूर स्थान दोपहर 12:30 पर पहुंचता है, यानी पहुंचना चाहता है। वह प्रातः 10:30 बजे देखता है कि उसने 40% की दूरी तय की है। निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी, बताइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 40% की दूरी, यानी कि 300 का जो 40% होता है वो कितना होता है दोस्तों, 120 किलोमीटर, ठीक है। अब वो 120 किलोमीटर की जो दूरी है वो दोस्तों देखिए 8:30 से और 10:30 तक, यानी कि 2 घंटे में तय करता है, ठीक है। 2 घंटे में वो 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब दोस्तों उसने बाकी की जो 180 किलोमीटर की दूरी है वो कितने मिनट में तय करे, या कौन सी किलोमीटर, देखिए मिनट तो यहाँ पर दे रखी है कि भाई 10:30 तो बज गए, तो अब 180 किलोमीटर है वो दोस्तों उसको कितने 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 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा कि वो 12:30 बजे पहुंच जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कि देखिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी, ये पूछा गया है कि उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। अभी तक तो वो दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, अब उसको 180 किलोमीटर है वो 2 घंटे में पार करनी है। तो दोस्तों 180 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। भाई 90 किलोमीटर की स्पीड से भगाएगा तभी वो 2 घंटे में पार करेगा। तो जिसमें से वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो चल ही रहा था, अब उसे कितने किलोमीटर की स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब देखिए यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है। कच्चे माल, श्रम, प्रत्यक्ष उत्पादन तथा अन्य शीर्षकों के अंतर्गत एक माह में चीनी की लागत क्रमशः 12, 20, 35 तथा 23 यूनिट है। तो चीनी की लागत के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रखंड के केंद्रीय कोणों के बीच अंतर कितना है, तो सबसे बड़ा तो है दोस्तों इसमें 35 और सबसे छोटा है इसमें 12। तो दोस्तों 35 माइनस 12 बटे दोस्तों यहाँ पर इन सबका टोटल कर देंगे, 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23 करोगे तो कितना आ जाएगा,
इंटू 360 बाई 360 डिग्री हो जाएगा ये। बस इसको काट लीजिए। तो यहाँ पर 23/90 इंटू 360, तो यहाँ पर काटोगे तो 92 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।